हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में आपके लिए काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं मैं। नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। जो बच्चे फिज़िक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इस टॉपिक से बहुत लगाव होता है। वो चाहते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सीखना, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होती हैं उनको एनालाइज करना। रीज़न एक ही है कि अपनी डे टू डे लाइफ में यही सबसे पहला टॉपिक है जो आपको एहसास में आता है, जिसकी आपको फील आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके पीछे की क्या मैकेनिक्स होती है, उसके पीछे की जो फिज़िक्स है, उसके बिहाइंड जो भी आपके फिज़िक्स के लॉज काम करते हैं वो कौन कौन से हैं। स्पेशली जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो वो इस टॉपिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्र होता है। आज वो टॉपिक आपके सामने पेश करता हूँ मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का। इस टॉपिक को एक और नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यहाँ पर यह रहता है कि कोई भी चीज़ जब फ्रीली फॉल करे मतलब ग्रेविटी के कंट्रोल में फॉल करे। फिर से आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में जो भी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस हम करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है और किसी भी फोर्स का हम यहाँ पर फ़िलहाल जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर को भी निगलेक्ट करके चलेंगे जब भी हम यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिकल्स को एनालाइज करेंगे। एयर का इफेक्ट देखेंगे, लास्ट पे जाके थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, बट स्टार्टिंग में हम इसको शुरू करते हैं कि कैसा कैसा इसका सिनेरियो है, किस तरह की अप्रोच होती है, कितने तरह की कितनी वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की, यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें सीखना चाहिए सो दैट कि हम एग्जाम में बिल्कुल फिट होके जाएं, प्रिपेयर होके जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशंस बना रहा हूँ कि जो जो सिचुएशंस हमें यहाँ पर स्टडी करनी होती हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो देखो, सबसे पहली सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ग्राउंड लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है किसी u स्पीड से, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक होता है, बस आपको क्या रखना है, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और जो बातें मैं आपसे यहाँ पर बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है, समझना है और इस बात को एहसास करना है, इस बात को महसूस करना है कि हाँ, जो भी सुना जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है वो एकदम सही है। सीखते हैं पहली बात। पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो डायग्राम है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ्री फॉल का। एक्चुअल फ्री फॉल जो हम स्टडी करते हैं वो ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो उसी पाथ से वापस आएगा। जैसे ये मेरे पास है, ये ऐसे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसको उछालेंगे तो उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये उसी पॉइंट पे वापस आएगा। जो वापसी वाला रास्ता है वो हम सेम लाइन पे ना ड्रॉ करके थोड़ा सा उसको अलग शो कर देते हैं सो दैट कि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है कि हम यहाँ पर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्यों कर रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ताल्लुक़ रखता है। इट्स कम्स अंडर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन इससे है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कि जो एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण वो यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है काइनेमेटिक्स की, उसको बखूबी यहाँ पर अप्लाई करेंगे और ये मान के चलिए इट इज़ जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट इसको स्पेसिफिकली इसको ज़्यादातर तवज्जो इसलिए दिया जाता है, एक तो इंटरेस्टिंग है, एक इसकी वैरायटी ज़्यादा है, एक सवाल आता है, इसीलिए इसको एक अलग पार्ट दिया गया है, इसको अलग कुर्सी दी गई है
कि आइए बैठिए, विराजमान होइए, दर्शन करिए। आपको भी इस टॉपिक को बड़े ही प्यार से सीखना है। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल, राइट। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सबको पता है। यहां पर हम उनको एप्लीकेबल इस सिचुएशन में लाएंगे, बट ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए। और जो बातें इसमें मैं और भी यहां पर आपको रिप्रेजेंटेशंस बना के दिखाऊंगा। और जो बात हमें यहां पर ध्यान रखनी होती है कि हमें सिर्फ ग्रेविटी को ही ध्यान में रखना है और किसी भी फोर्स को यहां पर ध्यान में नहीं रखना है जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करेंगे। सो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम प्यार से ग्रेविटी भी कहते हैं। अब ये ग्रेविटी क्या है यार? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी अदर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, उसको एक प्यारा सा नाम दिया गया है ग्रेविटी। सन के कारण भी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, मून के कारण भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, बट उनको ग्रेविटी ना कह के अर्थ के कारण स्पेसिफिकली जो अर्थ बाकी ऑब्जेक्ट्स पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रहा है, उसको ग्रेविटी कहा गया है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट की न्यूमेरिकल हमने केसेस देखने हैं, एग्जांपल्स में केसेस देखने हैं, उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कारण ही लगेगी, ना कि किसी और ऑब्जेक्ट के कारण, राइट। सो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसीडर्ड। ओके, यहां पर एक और पॉइंट सामने आएगा कि एयर को भी हमने कंसीडर नहीं करना है। आप सबको पता है, जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं, हवा का बहाव, ऑब्जेक्ट जब भी उछालेंगे उसको इधर इधर अपने विंड की डायरेक्शन में उसको धकेल देगा। सो अभी हमने विंड के सिचुएशंस को कंसीडर नहीं करना है, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे कि एयर इज एब्सेंट, एज्यूमिंग that air is absent। ओके, सो ये कुछ हमारे पास सिचुएशंस हैं। जब हम मैथमेटिकल इसका एनालिसिस करेंगे तब भी देखेंगे। यहाँ पर मैं शुरुआती कुछ नोट्स में ये बात फिर से लिख रहा हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा जब वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा होगा, सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो उस ऑब्जेक्ट के मास की अहमियत नहीं रहेगी। चाहे एयर फ्री स्पेस में आप इसको गिराएंगे और इसको गिराएंगे, एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इनके मासेस अलग अलग हैं, बट अकॉर्डिंग टू दीज assumptions both the object fall on the ground simultaneously if released from the same height at same time। एक ही टाइम पे एक ही पर्टिकुलर हाइट से दोनों को जब रिलीज करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ जमीन पे गिरेंगे। सिचुएशंस हम आसानी से न्यूमेरिकल्स एनालिसिस में सीख लेंगे। फिर भी आपको बता रहा हूं कि इनके मासेस की अहमियत यहां पर नहीं रहती है जब हम यहां पर एयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट प्ले एनी रोल। ओके, दोनों कोई भी ऑब्जेक्ट हो, स्मॉलर ऑब्जेक्ट और लार्जर ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों साथ साथ ही जमीन पे गिरेंगे। और क्या बात हमने देखनी है यहां पर? हमने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका जो अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन है या उसकी जो भी यहाँ पर हरकत है, वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक ही होनी चाहिए। इट मीन्स दैट फ्यू मीटर्स अबव द अर्थ, और फ्यू मीटर्स इट्स ओके, फ्यू मीटर्स अबव द अर्थ। आप किलोमीटर्स में इसकी बात नहीं करेंगे कि 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऑब्जेक्ट हाइट पे चला गया। इट्स समथिंग लाइक दिस कि 20 मीटर्स 60 मीटर्स 80 मीटर्स इट्स एक्सेप्टेबल, एज देयर इज नो सच शार्प बाउंड्री बिटवीन द मीटर्स एंड किलोमीटर्स कि कितने
मीटर्स के बाद हमने ये सिनेरियो को कंसीडर नहीं करना है। इनके पीछे कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि कितनी हाइट के बाद हम ये सिचुएशन फेल हो जाएगी। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी हमने शुरुआती कॉन्सेप्ट को सीखना है, आसानी से सीखना है, आसान बना के सीखना है, तो इस एजम्पशन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट हम हवा में उछाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर अर्थ के सरफेस के नज़दीक ही होना चाहिए। सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट should be near the surface of earth, near the surface of earth। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूं। इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बट हम अपनी सिचुएशंस, करंट एप्लीकेशन में क्या सीख रहे हैं? इट इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी। बट वो कांस्टेंट कहाँ होगी? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। एज वी मूव अबव lot more length above the surface of earth, the acceleration changes, it start decreasing. So we are only considering the situations when the object behave, when the dynamics, when the motion of the object is actually near the surface of earth. It means few meter above the surface of earth, not in kilometers. Okay, so motion of the object should be near the surface of earth so that कि आपके लिए जो acceleration due to gravity है वो constant behave करे। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये फोर्स है, अगर फोर्स है तो उसका एक एक्सेलरेशन भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहा जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना वैल्यू है इसका, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में आप 9.8 ले सकते हैं, बट समटाइम्स न्यूमेरिकल में ही आपको होता है कि आप g की वैल्यू को 10 कंसीडर कर लें टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल्स। और समटाइम्स आप अगर g इक्वल्स टू 10 भी लेंगे, जो कि हम मोस्टली लेंगे, g इक्वल्स टू 10 लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपका नियर बाय आंसर कौन सा है। आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूं, अगर न्यूमेरिकल्स में ब्रैकेट में, फॉर एग्जाम्पल आप नीट के एग्जाम में बैठे हैं, जेई के एग्जाम में बैठे हैं, आपको ब्रैकेट में ये नहीं लिखा गया है कि take g, the value of g equals to 10, it means that the actual answer depends on the value of g 9.81. ओके, अगर ब्रैकेट में क्वेश्चन में ये बातें, ये नहीं लिखा गया है ऐसा, तो आपको यही लेना है, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। बट समटाइम्स मोस्टली इन नीट, मोस्टली नियर अबाउट 90% न्यूमेरिकल्स में g इक्वल्स टू 10 वो स्पेसिफाई कर ही देता है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आप 10 लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम भी बोर्ड पे जो एग्जांपल्स देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो g इक्वल्स टू 10 लेके ही करेंगे, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशंस जल्दी हो जाएं, आसान हो जाएं और हमें आसानी से समझ आ जाए। ओके, सो दीज आर द फ्यू assumptions, these are the few conditions in which the motion under gravity validates। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फिर से मीनिंग बता देता हूं। इट इज द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी ओनली, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू एनी अदर ग्रेविटेशनल सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट पे ये वाला ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, सो वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको ये ज़्यादा समझ आएगा। बट इन प्रेजेंट सिचुएशन सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके अलावा कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। ओके, सो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो सिचुएशंस हैं ये आपको एक पकड़ देंगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना होता है।
अब मैं कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे जाता हूं। तो देखो प्रैक्टिकल सिचुएशंस, एक सिचुएशन तो मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके बताई ही थी कि हमें कौन सी सिचुएशन देखनी है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है ये वन डायमेंशनल मोशन है, राइट, बट हम जब भी इसको सीखेंगे बोर्ड पे तो टू डायमेंशंस ही बनाएंगे। मैं सारे के सारे केसेस यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये अर्थ का सरफेस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऊपर गया और ऊपर से घूम के वापस आ गया ऐसे। एक तो ये केस हो गया, ज़मीन से चला ज़मीन पे आ गया, या किसी भी जिस सरफेस से चला उसी सरफेस पे वापस आ गया, ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये एक टावर कह लो, बिल्डिंग कह लो, ऐसे है। तो एक ऑब्जेक्ट को बिल्डिंग के टॉप से उछाला गया तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा। ये दूसरा सिचुएशन हो गया, राइट। ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड लेवल है। तीसरा सिचुएशन देखो कैसा हो सकता है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट से रिलीज किया गया डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसको किसी h हाइट से रिलीज किया गया डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जमीन पे आके ये गिरेगा। 3 सिचुएशंस होगी। एक और सिचुएशन होती है यहां पर, उसमें क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से, इसको आप कह सकते हैं कि एक बैलून वाला केस होता है, पैराशूट वाला केस होता है कि पैराशूट में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, बैलून है तो वो किसी v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ग्राउंड से उसकी कुछ पर्टिकुलर हाइट है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। तो फिर क्या होगा कि यहां से ऑब्जेक्ट जो है, यहां से ऑब्जेक्ट जो है उसको रिलीज किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। तो ये चीजें हमने सीखनी है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को सीखना है। 1 2 3। हालांकि सारी जगहों पे इक्वेशंस ऑफ मोशन ही अप्लाई होना है, सारी जगहों पे बिल्कुल बेसिक इक्वेशन से ही हमने न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना है और आपके सामने सारे आंसर तड़क आते जाएंगे। एकदम बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आसानी से आराम से सीखनी है सिचुएशंस को। ये सिचुएशन सबसे लास्ट पे सिखाई जाती है। ये सिचुएशन साइमल्टेनियसली चलती जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप एक से दूसरे में स्विच हो जाते हैं, दूसरे से पहले में स्विच हो सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स होते हैं, आज अगर कवर नहीं होंगे तो अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट ब्यौरा आपके सामने रखूंगा कि सो दैट कि आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं शक्ति भारत पिछले 10 सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं, क्या नहीं सिखाई जाती हैं, क्या हम सिखाना चाहते हैं उसके बावजूद भी नहीं सिखा सकते टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण। बट ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं चाहूँगा वही होगा। जितना नॉलेज मैं यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिलीवर करूँगा, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द जेईई और नीट। चलिए हम 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन कन्वेंशंस को देखते हैं कि इसकी साइन कन्वेंशंस क्या होंगी। एज वी नो दैट इट इज समथिंग लाइक वेक्टर अप्रोच, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट का जिक्र होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का जिक्र होगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू keep in mind the sign conventions, which direction is taken as positive and which direction is taken as negative. So सबसे पहले हम लिख लेते हैं sign conventions. So sign conventions में मैं आपको सीधी बात बताता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन, किसी भी हम वेक्टर क्वांटिटी का अगर जिक्र करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, डिस्टेंस के लिए नहीं लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो,
अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन is taken as negative। ओके, तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशंस हैं। स्पेसिफिकली मैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की साइन कन्वेंशन बताना चाहूंगा, जिसको हम जी लिखते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राउंड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चाहे वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे ये ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करना। इसका मतलब अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी, तो फोर्स हमेशा अपनी तरफ ही लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ अपनी तरफ लगाती है। तो अगर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, अगर फोर्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ होगा, अगर फोर्स टुवर्ड्स अर्थ होगा, तो उसके कारण जो एक्सेलरेशन है वो भी टुवर्ड्स अर्थ ही होगा हमेशा। तो जी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन है, ये ए सी सी एक्सेलरेशन है, जी की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। याद रखें, हिंदी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, पंजाबी में लिख लें, रिकॉर्ड कर लें, जो मर्जी करें, एक बात याद रखें, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगा, टुवर्ड्स ग्राउंड होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है कहीं पर। आपको थोड़ी सी और यहां पर रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, बट आपको यहां पर लिखना ही है कि एक्सेलरेशन, ये जो जी है, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द, या ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इतना ही लिख लो, या टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड लिख लो या टूवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, हमेशा अर्थ की तरफ ही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका साइन कन्वेंशन कैसा आएगा? सबको दिख रहा है कैसा साइन कन्वेंशन होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? नेगेटिव होना चाहिए, राइट? कुछ और सिचुएशन मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, सो दैट कि जब न्यूमेरिकल या उसका कंसेप्चुअल पार्ट कैलकुलेशन हम शुरू करेंगे इसकी मैथमेटिकल, तो कोई दिक्कत वाली बात हो ही ना, दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए डायरेक्शन के बारे में बात। देखो बेटा, सबसे पहली सिचुएशन तो ये आएगी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, तो पूछा जाएगा कि बताओ इस पे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा। बहुत सारे आंसर मिलेंगे, तो सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्या वैल्यू लिखेंगे इसकी? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉजिटिव लिया जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन है, ये नेगेटिव मैंने यहां पर लगा दिया। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अब क्या होगा जब ये ऊपर जाएगा? तो देखो बिल्कुल क्लियर है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे वापस आएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, जैसे जैसे ऊपर जा रहा था इसकी स्पीड कम होती जा रही थी, फिर क्या होगा? यहां पर ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रुका, क्योंकि जब भी कोई चीज, हमें गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ आएगा। कार चलती है, हमें उसको वापस करना है, रिवर्स करना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते चलते कभी कार वापस नहीं आती। कार को पहले ब्रेक लगाई जाती है, कार की स्पीड कम होती है, फिर कार रुकती है। इसका मतलब वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। फिर रिवर्स गियर डालते हैं, फिर कार वापस आती है। सेम सिचुएशन यहां पर है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी स्मॉल टाइम के लिए 0 हुई, उसके बाद धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई और वापस आ रहा है। तो 3 सिचुएशन है, अपवर्ड डायरेक्शन,
रुका, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये पहली सिचुएशन आ गई अपवर्ड डायरेक्शन की। अब क्या होगा, अब ये यहां कहीं रुकेगा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी इसकी क्या है यहां पर, 0। अब पूछा जाए कि जो अर्थ का सरफेस है, क्या रुके हुए ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, यस और नो। भाई आपके घर में अमरूद लगा है, ठीक है, उस अमरूद पे, पेड़ पे है वो अभी, तो उस अमरूद पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही है, यस और नो, लग रही है। इसीलिए तो जब वो पक जाता है, अपनी आयु पूरी कर लेता है, तो क्या होता है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वहां से नीचे गिरता है। इसका मतलब जब अमरूद अभी पेड़ पे था, जब सेब पेड़ पे था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अभी अर्थ के सरफेस से ऊपर था, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा था। तो यहां पर चाहे इसकी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 हुई है, लेकिन अभी भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब जी अभी भी इस पे एक्ट कर रहा है। याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, और मल्टीपल चॉइसेस में थ्योरेटिकल जो आंसर होते हैं कि बताइए विच स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें पूछ लिया जा सकता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब वेलोसिटी 0 होती है तो बताओ उस पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है। तो डायरेक्टेड ऑलवेज एक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट करेगी, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा ही प्रेजेंट होगा। कान खोल के सुन लो। तीसरा सिचुएशन आएगा जब ऑब्जेक्ट अब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, घर वापसी, गया घर से, रुका और वापस आ रहा है जमीन पे। जब वापस आ रहा है, अब भी क्या है, अब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। स्पीड के लिए तो प्लस माइनस हम मायने नहीं रखता, लेकिन वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस मायने रखता है। इसका मतलब यहां पर जब हम वेलोसिटी की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो नेगेटिव आनी चाहिए, अगर हम स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। हम बोल देंगे कि अगर नेगेटिव वैल्यू आई है तो स्पीड के लिए उस नेगेटिव को आराम से हटा दो वहां से, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अब ये सिचुएशंस हैं आपके सामने, इन सिचुएशंस पे मैं कुछ और यहां पर बातें यहां कहना चाहूंगा आपको। देखते हैं वो क्या क्या है। आप सबको पता है, अपनी डे टू डे लाइफ में सबने इसको एनालाइज किया होता है। यही एकमात्र ऐसी सिचुएशन है जो सबके लिए पसंदीदा टॉपिक बनता है। 11th क्लास का सबसे पहला टॉपिक होता है जो सबको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि दिखता है। आपसे न्यूमेरिकल बने ना बने, आपको फिजिक्स आए ना आए, लेकिन फिजिक्स आपको समझने में, फिजिक्स की क्लास अटेंड करने में मजा जरूर आता है। उसका एक ही रीजन होता है, केमिस्ट्री में आपका कुछ एनालाइज नहीं होता डे टू डे लाइफ में, आपने कोई केमिकल नहीं देखा होता, लेकिन यहां पर क्या है, आपने सारी सिचुएशंस देखी होती हैं तो आपको लगता है हाँ ऐसा होता है। फिर आपके कुछ कंसेप्शंस बनती हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस बनती है, कुछ आप उनको तोड़ मरोड़ के कुछ नोटबुक में कुछ अलग अप्लाई करते हो। बट यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरा ये होगा कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड इंक्रीज करती है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है आपको, जब मैंने स्पीड बताया होगा, एक्सेलरेशन बताया होगा। यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होगी, जब ये यहां पर टकराएगा। जब ये टकराएगा तो उसके पास सबसे ज्यादा स्पीड होगी। कुछ बच्चे यहां पर मिसकंसेप्शन पाल रहते हैं कि सर जब वो ग्राउंड पे गिरता है वो तो रेस्ट पर होता है, उसके पास तो कोई स्पीड ही नहीं होती। उसके पास स्पीड नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। अगर उसके पास कोई मोमेंटम नहीं है तो भाई बड़ा सा पत्थर लो, अपने पैर पे मारो, आपको तो लगनी नहीं चाहिए, आपको लगती है। कहते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। क्यों वो कुल्हाड़ी बज रही है, क्यों उसका इफेक्ट हो रहा है आपके पैर पे, क्योंकि उसके पास स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मास है और उसके पास एक मोमेंटम है। तो कभी भी ये गलत फहमी मत करना कि फिजिक्स तो बोलती है कि जब भी ऑब्जेक्ट यहां पर हो वो तो रुक गया,
लेकिन मास्टर तो कुछ और ही बता रहा है कि यहां पर उसके पास जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा उसके पास तो मैक्सिमम स्पीड होगी। भाई होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है, उसके बाद वो जाके जीरो होता है। जब तब तक वो आपके पैर पे असर कर चुका, जो उसने तोड़ना फोड़ना था आपके पैर को वो तोड़ फोड़ दिया उसने, उसके बाद वो जीरो होगा, उसके पहले वो जीरो नहीं होगा। बात कान खोल के सुन लो, कभी ये अजमाइश मत कर लेना कि स्पीड तो जीरो होती है ग्राउंड पे, चलो कुछ बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं पैर पे। याद रखिएगा यहां पर स्पीड कितनी थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0। ये ऑब्जेक्ट की जर्नी का हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां पर इसकी स्पीड 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी है ना, ये ऊपर गया फिर वापस आया, तो जो टॉप मोस्ट उसकी पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, वहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है, स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ओके, फिर ये सिचुएशन आई, मैंने ये भी आपको सिखाया था कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर अपोजिट हैं तो स्पीड स्लो होगी, स्पीड डिक्रीजेस। ये जो सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन है वो दोनों एक जैसी हैं। यहां पे देखो वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है कि स्पीड क्या हो, डिक्रीज हो। इसीलिए तो जब ये ऑब्जेक्ट से, जब ये ग्राउंड से चलता है तो इसके पास आप मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर जाता है, यहां पर उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी और फिर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद फिर क्या होगा, ये वाली सिचुएशन होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी और फिर कितनी हो जाएगी, यहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कौन सी सिचुएशन है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, ये यहां पर स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, राइट। स्पीड डिक्रीज होती है, 0 होती है, स्पीड इंक्रीज होती है। चलिए, ये जो सिनेरियो था ये आपको आना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल को एनालाइज करना है, किसी भी न्यूमेरिकल की आपको शुरुआत करनी है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। कुछ बच्चे 11th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं, उनको यही नहीं पता लग पाता कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, इनको याद क्या रखना है, क्या नहीं याद रखना है। आपको वो सारी बातें आनी चाहिए जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन यहां पर रिफ्लेक्ट हो और आपको खुद ब खुद एहसास हो कि हां अब तो ऐसा ही हो सकता है, इसके अलावा दूसरी सिचुएशन अराइज मुमकिन ही नहीं है। आपकी मिसकंसेप्शन कहती है कि यहां पर वेलोसिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर आपकी मिसकंसेप्शन ये कहती है तो भाई साहब वो पलटा कैसे, नीचे कैसे आया? अगर वो नॉन जीरो रही तो वो तो ऊपर ही चलते जाना चाहिए था ना, धीरे धीरे। नॉन जीरो का मतलब क्या, कुछ तो कुछ उसमें वेलोसिटी वॉक की है ना, तो जो भी वेलोसिटी उसमें है उस वेलोसिटी के कारण वो ऊपर ही जाना चाहिए था। तो बहुत सारे बच्चों को पहली बार ये पता लग रहा होगा कि हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाकई होती है। ओके, इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए। एक और बात सीखते हैं यहां पर। अब जो मैं आपको बात बताऊंगा बिल्कुल सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। छोटी छोटी बातें हैं यहां पर, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातें हमें आनी चाहिए। सवाल अपने आप आसान हो जाएगा, टॉपिक अपने आप आसान हो जाएगा, एक बोझ नहीं लगेगा। ये देखो, सुनते चलिए। अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, लैंग्वेज सुनिए, क्या बोलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना, राइट, 10 मीटर से, तो ये भाई साहब वापस भी कितनी स्पीड से आएगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही वापस जमीन पे टकराएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, कैलकुलेशंस में भी सॉल्व करके देख लेंगे, प्रूफ करके देख लेंगे, बट शुरुआती टाइम पे आपको ये याद ही रख लो तो अच्छी बात होती है। जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, अगर u से ऊपर गया है तो u से ही वापस आएगा, बट फर्क क्या है, डायरेक्शंस का। पहले अपवर्ड डायरेक्शन था तो पॉजिटिव, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो क्या होगा,
नेगेटिव होगा। वेलोसिटी का जिक्र करेंगे तो -10 लिखा जाएगा, स्पीड का जिक्र करेंगे तो 10 ही रहेगा। ओके, दूसरी बात सीखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जो किसी ग्राउंड से h हाइट पर है। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, जा तो ऊपर ही रहा था अभी, उसके पास कुछ u1 स्पीड रही होगी, और लौट कर जब वो यहां से सेम पोजीशन से वापस आ रहा था, याद रहे आपको ये जो सिचुएशन है ये एक ही लाइन पे हो रही है कि ऐसे ऊपर गया और ऐसे ही वापस आया। वापसी वाला रास्ता मैं इसी लाइन पे ना ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ किया जाता है, सो दैट कि हम वापसी वाले रास्ते को भी बोर्ड पे प्रेजेंट करके बच्चों को समझा सके। ओके, ये वापस आ रहा है, यहां पर भी उसकी जो स्पीड होगी, यहां पर जब ये यहां से नीचे जा रहा होगा कितनी होगी, u1 ही होगी। ग्राउंड से h हाइट पे, मतलब सेम पोजीशन पे, चाहे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड कितनी रहेगी, सेम ही रहेगी। वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये नेगेटिव में चली जाएगी, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। बात समझ आई? यहां देखेंगे दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां पर स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। u2 लिख रहा हूं, यहां भी क्या रहेगा, u2 रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सबको पता लग गया है, अब 0 होगी। 0 होने से पहले यहां पर भी जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का कम है, और फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू करना है, 0 से शुरू करना है तो धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो यहां पर भी अभी वेलोसिटी की वैल्यू कम ही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है और मैक्सिमम हो रही है ग्राउंड पे आके। कितनी हो रही है, जितनी सी उसने शुरुआत की थी। तो मैंने आपको यहां पर एक्चुअली 2 बातें सिखाने की कोशिश की है कि ग्राउंड से जितनी स्पीड से चलता है उतनी ही स्पीड से वापस टकराता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यहां पर जो कि 5 मीटर हाइट पे है, 10 मीटर हाइट पे है, 50 मीटर हाइट पे है, जब वो ऊपर जा रहा था उसकी स्पीड u1 है, वापस आते हुए कितनी स्पीड होगी, आप बोलोगे u1 ही रहेगी। यहां पर भी u2 है तो वापस आते हुए सेम लेवल पे कितनी स्पीड रहेगी, u2 ही रहेगी। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, 0 होगी, बट एक्सेलरेशन कितनी होगी, g होगी। तो उसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं, कितनी होगी एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में, यहां पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एंड टुवर्ड्स ग्राउंड, अर्थ की सरफेस की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव से डिनोट किया जाएगा। बातें याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। ओके, ये है इसके कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आपको पता होने चाहिए। एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू करने से पहले इतना सिनेरियो आपके दिमाग में, इतनी थ्योरी आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। इसको नोट करिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसको मेमोराइज करिए, इसको याद करिए। मेमोराइज करना भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम हॉल में जाने के लिए, अदरवाइज आप पूरा HC वर्मा सॉल्व कर लो, पूरी किताब सॉल्व कर लो, लेकिन अगर आपको 1 घंटे में वो चीजें याद ही नहीं हो पाई तो उसका फायदा क्या। समझे ना, चीजों को समझो फिर उसको याद करो टिप्स पे कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, स्पीड सेम लेवल पे ये होती है, ऐसा होता है, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। जो भी सिचुएशंस हैं उनको पहले कॉन्सेप्ट को लिखो, समझो, अपने दिमाग को समझाओ कि हाँ ऐसा ही होगा, फिर उसको मेमोराइज करो, सो दैट कि आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सकें, सो दैट कि आप में कॉन्फिडेंस आ सके कि आपको चीज आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतने पॉइंट्स को अभी आप इस लेक्चर में लिखिए, तैयार करिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक से यहीं से शुरुआत करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ। इसके कुछ जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव करेंगे, एग्जाम्पल्स को हैंडल करेंगे, और आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, जो काइनेमेटिक्स है, जो फिजिक्स है, वो आपको आता है। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।